हेलो। तो अभी हम लोग ये दो टर्म्स दैट इज से हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, इन दो टर्म को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज दैट हीट ऑफ रिएक्शंस एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। हीट ऑफ रिएक्शंस के जो बहुत सारे फॉर्म्स देखे थे उसमें आपने जब डेफिनेशन पढ़े थे कॉमन टर्म आपने जरूर समझा होगा, यस दिमाग में बात दिमाग में आई होगी कि सर हीट ऑफ रिएक्शन में आपने जो लिखा था वो ऐसी बात थी, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डैश फॉर्म हीट ऑफ कंबशन में बोर्न ऑक्सीडाइज, हीट ऑफ ट्रांजिशन, हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन में, हीट ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ सोल्यूटेड डिसॉल्व। तो हर जगह 1 मोल लिखा था। मैंने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का टर्म को बोला था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहाँ मुझे कंफ्यूज नहीं करना था। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या है सर, उसका तभी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज अगेन सेड टू बी द एंथैल्पी चेंज। ये भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये भी क्या है, एंथैल्पी चेंज है, लेकिन यहाँ मैं लिखता हूँ दैट इज सेड टू बी एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज व्हेन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस completely neutralize बराबर, न्यूट्रलाइज इन एक्वस मीडियम। लिखे हुए टर्म ऐसे थे, एक बार देखो कि यहाँ पे जैसे वहां पे हम लोगों ने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिखा था, मतलब वी जस्ट टेक मोलर मास। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में एक बार देखो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट ले रहे, वहां पे हमारा मोलर मास नहीं था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस नहीं बोले, बस ये पहला डिफरेंस समझ गए दिमाग में। एंथैल्पी चेंज इज सेड टू बी, दैट इज सेड टू बी, एंथैल्पी चेंज क्या होगा इतना पता है, लेकिन वहां मैंने बताया था हीट ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे जो है एक बार देखो एंथैल्पी चेंज व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, समझ गए ना। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आता है कि व्हाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट, व्हाई नॉट मोलर मास और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये पहली बात है। तो अब इस सवाल को एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब पहला सवाल क्योंकि अभी तक हम लोग 1 मोल लेते थे सर, अभी यहाँ 1 मोल लेने में क्या दिक्कत है। तो इस सबसे पहले आप न्यूट्रलाइजेशन को समझे, व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो उसमें आप बोलते हैं कि 1 मोल ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। एसिड किसके साथ न्यूट्रल होता है, बेस के साथ, बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हमारे पास आयोनिक इक्विलिब्रियम है, उसमें भी हम लोग इस प्रकार के टर्म को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए जस्ट बी केयरफुल। आप इस टर्म को पक्का वर्कआउट करें। क्वेश्चन कैसा है, आपने 1 मोल न लेते इक्विवेलेंट वेट क्यों लिया, ये पहला सवाल। तो आप न्यूट्रलाइजेशन को जानते हो ना, एसिड व्हेन ट्रीटेड विद बेस in aqueous medium to form a respective compound that is called as neutralizer। respective compound क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास क्लासिकल थ्योरी है, अरेनियस थ्योरी है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी है, लेविस थ्योरी है, और उनके अनुसार न्यूट्रलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा दैट इज डिफरेंट, बट एसिड व्हेन ट्रीटेड विद बेस इज अ कॉमन टर्म। चलो आगे बात करते हैं। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि एसिड ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। मतलब हाँ पता है सर, डाइल्यूट एसिड होता है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, और क्या पता है आपको, बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। मतलब क्या होता है, दोज हु आयनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली, दोज हु डिसोसिएट टू लिटिल एक्सटेंट, जस्ट स्किप, इसको याद करें थोड़े समय के बाद। और फिर एसिड के बारे में क्या पता है, वो इंपॉर्टेंट है कि एसिड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लाइक HCl, लाइक H2SO4, लाइक H3PO4, HCl जैसे जो एक H बनाता है, H2SO4 जैसा एसिड जो 2H फॉर्म करता है, पता है ना, H2SO4 फॉर्म ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस। H3PO4 हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड है, वो फॉर्म करता है 3H पॉजिटिव फ्रॉम 1 मोल ऑफ H3PO4। आपके पास अगर एक H3PO4 का मॉलिक्यूल है वो आपको 3H पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, पता है ना। इसका मतलब आप इस H3PO4 को ट्राई बेसिक एसिड होते हैं, बिल्कुल बराबर। तो आपके एसिड HCl, H2SO4, H3PO4 जैसे एसिड होते हैं मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। तो फिर आप हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब बोलोगे और
उस वक्त 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बोलोगे तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि आपका HCl जो होगा वो 1 मोल लेने के बाद 1 H फॉर्म करेगा। H2SO4 का 1 मोल लो तो 2 H फॉर्म करेगा, और H3PO4 अगर ले तो 3 H पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। और फिर अगर आप बोलोगे सर वहां गलत होगी, गलत क्या होगी ध्यान रखना। अगर HCl NaOH के साथ रिएक्ट हुआ और न्यूट्रलाइज हुआ तो NaCl और H2O बनाएगा, उसका आयनिक फॉर्म मैंने लिखा है ऐसे। और जब इक्विलिब्रियम पे आपको ये दिखाई दे रहा कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड कैंसल्ड एट इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट इक्वेशन वी हैव H पॉजिटिव OH के साथ कंबाइन हुआ तो H2O बना। कितने H पॉजिटिव कितने OH के साथ कंबाइन होते दिखाई दे रहे हैं? एक H पॉजिटिव एक OH के साथ, जब आपने HCl 1 मोल लिया। लेकिन H2SO4 अगर ले गए तो उस वक्त आपको दिखाई देगा कि आपका H2SO4 2 H फॉर्म करता है, 2 NaOH के साथ रिएक्ट होगा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। और उस वक्त जब रिजल्टेंट लास्ट इक्वेशन देखोगे तो पता चलेगा 2H पॉजिटिव फ्रॉम H2SO4 में ट्रीटेड विद 2H फ्रॉम OH नेगेटिव फ्रॉम NaOH गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर मॉलिक्यूल। मैं पूछता हूँ जब HCl लिया तो 1 H पॉजिटिव आयंस न्यूट्रलाइज हुआ, लेकिन H2SO4 ले गए तो 2 H पॉजिटिव आयन न्यूट्रलाइज हो गए। अल्टीमेटली एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन फॉर H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव इज से X। तो H2SO4 जब न्यूट्रलाइज होगा तो फिर आप बोलोगे सर एनर्जी लिबरेटेड नेचुरली X नहीं होगा, मोर देन X होगा, डबल X होगा, ट्वाइस X होगा। H3PO4 अगर हम लोग लेते हैं तो एट द सेम टाइम अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड इज नेचुरली 3 टाइम्स देन HCl। फिर आपका 1 मोल HCl लिया, 1 मोल H2SO4 लिया, तो एनर्जी आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो बोल रहे हैं इज नॉट से सेम, कांस्टेंट नहीं रहेगी, कुछ और रहेगी। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड मैं बोलूं तो ये टर्म गलत हो जाएगा, मुझे स्पेसिफिक कंपाउंड के लिए एनर्जी बतानी पड़ेगी एंड दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड। वी हैव टू राइट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस, जनरल लिखना चाहता हूं मैं। और जब मैं जनरल लिखना चाहता हूं तो फिर ये वैल्यू अलग अलग आएगी जब मैं 1 मोल लिखूं, क्योंकि HCl के लिए X, तो H2SO4 के लिए ट्वाइस X, H3PO4 के लिए थ्राइस X। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? ये सवाल अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा उस वक्त आप 1 मोल का इस्तेमाल ना करें। फिर मैंने क्या लेना है? वी हैव टू यूज इक्विवेलेंट वेट। अब आपका सवाल ऐसे होगा कि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग इक्विवेलेंट वेट? तो इक्विवेलेंट वेट को सिंपल तरीके से बोला, हमारे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इक्विवेलेंट टर्म के लिए क्लास ली थी, तब मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट इज द वेट करस्पॉन्डिंग टू सिंगल वैलेंसी। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड बोलूं तो वो इस प्रकार से निकाला गया था, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। जानते हो बेसिसिटी को? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H। जैसे कि फॉर H2SO4 अगर हम लोग बोलते हैं फॉर H2SO4 क्या होगा रे, मॉलिक्यूलर वेट 98 है तो बेसिसिटी उसकी 2 है, उसमें रिप्लेसेबल H कितने हैं? 2, तो इक्विवेलेंट वेट आएगा 49। कितना आएगा इक्विवेलेंट वेट? 49। मतलब अगर आप बोलोगे सर आप 1 मोल H2SO4 लोगे तो आपकी रिएक्शन में 2 H पॉजिटिव आयंस न्यूट्रलाइज होते दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप 98 ग्राम H2SO4 मतलब मॉलिक्यूलर वेट में लेते हैं, अगर आप 49 ग्राम लेंगे मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट लेंगे आधा, तो कितने H न्यूट्रलाइज दिखाई देंगे? 1 H। तो इसलिए कौन सा क्लियर टर्म रहेगा? इक्विवेलेंट वेट। व्हाई वी यूज इक्विवेलेंट वेट? बिकॉज वी हैव टू explain, define the neutralization for 1H or 1OH, or weight corresponding to 1H or 1OH is said to be the term called as equivalent weight। बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे equivalent weight टर्म लेना है। तो एसिड बेसिस के लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन लिखते समय कौन से टर्म का इस्तेमाल करेंगे हम लोग? दैट इज said to be the term what we can say that is called as heat of neutralization। while we consider the weight is called as heat of इक्विवेलेंट वेट और व्हाट? इक्विवेलेंट वेट। अब एक बात सादी सी, सर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो विच आर सेड टू बी द टर्म्स फॉर न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए कौन कौन से टर्म वैलिड रहेंगे? अब पहला वैलिड टर्म है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इन एक्वस मीडियम। किसने बोला ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड? आप बोलोगे सर एनर्जी लिबरेटेड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। किसने बोला ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज न्यूट्रलाइज्ड? एनर्जी लिबरेटेड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस।
इसके अलावा किसी ने अगर आपको पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्या ना पेपर में कभी सवाल आएगा विच इज रॉन्ग टर्म रिलेटेड टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सही टर्म तो एक ही लगता ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, देन इट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन अगर आप बोलोगे सर जब यही टर्म आपको कोई और तरीके से बताना है तो फिर क्या होगा, तो ऐसे बोलो when 1 mole of H positive ion is completely neutralized or 1 mole of OH negative ion is completely neutralized in aqueous medium, बराबर, when 1 mole of H positive कहाँ से आएंगे, एसिड से, 1 mole of OH negative ion is completely neutralized, OH negative कहाँ से आएंगे, बेस से, and the energy change is called as heat of neutralization। तो एनर्जी चेंज को क्या बोलोगे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप बताओ कोई दिक्कत इसमें, कोई डाउट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसने बोला सर एक और टर्म मैंने पढ़ा था, बता सकते होगे तो बता दो। हाँ, वो टर्म एक ऐसे हो सकता है कि when 1 mole of acid is 1 mole of water is formed during neutralization, न्यूट्रलाइजेशन के वक्त अगर 1 मोल वाटर फॉर्म होता है तो एंथैल्पी चेंज जो होगा इज आल्सो सेड टू बी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का पहला टर्म एंथैल्पी चेंज व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड इन एक्वस मीडियम। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का दूसरा टर्म when 1 mole of H positive ion is completely neutralized or 1 mole of OH negative ion is completely neutralized in aqueous medium is called as heat of neutralization। तीसरा टर्म 1 mole of water is formed then the enthalpy change is called as heat of neutralization। कभी कभी सवाल आएगा कि when 1 mole of H positive ion is formed, 1 mole of water is formed during neutralization, say what about the energy liberation, heat of neutralization। किसने बोला कि during the neutralization of process of H2SO4 in aqueous medium 1 mole of H positive ion is completely neutralized, what about the energy liberated, the heat of neutralization। किसी ने बोला कि actually 4 mole of OH negative ion is completely neutralized during the process of neutralization, at the same time what about the energy liberated, 1 mole H positive के लिए heat of neutralization, 1 mole OH के लिए heat of, उसने कितने बोला सर 4 mole OH negative, तो सिंपल सर what is that, 4 times heat of neutralization energy liberated। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स प्रिजर्व करें, याद है कि बात, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट सवाल नंबर नेक्स्ट, किसी ने अगर मुझे पूछा कि सर व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की आपकी वैल्यू कितनी होगी, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल, तो मैं पूछता हूँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये वैल्यू जो होती है कंडीशन देखो दैट इज सेड टू बी -13.7 किलो कैलोरी, ये वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी होती है, मतलब किलो कैलोरी में इतनी होगी, तो किलो जूल में 57.34 समथिंग वैल्यू आप मल्टीप्लाई करें, कन्वर्ट करें, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे पता है ना, किलो कैलोरी कन्वर्ट इनटू क्या करो 4 पॉइंट मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आपको मिलेगी किलो जूल में, फिर डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो एक बात ध्यान रखना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज -13.7 किलो कैलोरी। अब आपका और एक सवाल, सर न्यूट्रलाइजेशन के वक्त इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, तो ये कहाँ मतलब, क्योंकि सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही 4 प्रकार के हम लोग बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जब न्यूट्रलाइजेशन के वक्त एसिड बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग था और बेस भी स्ट्रॉन्ग था, कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट, combination number second strong acid weak base, combination number third weak acid and strong base, combination number next weak acid and weak base। सर आपने बताया कि वैल्यू किसके लिए, बिल्कुल सही सवाल है। तो ये जो 13.7 वैल्यू है, ये जो मैं वैल्यू फिक्स बोलता हूँ, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और इन तीनों कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू आएगी, लिबरेट होगी, बट एट लीस्ट -13.7 -13.7 -13.7 एंड दीज आर द वैल्यू फॉर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, एंड फॉर दैट द वैल्यू इज लेस देन दैट। इनसे क्या है, इस वैल्यू से सभी वैल्यू लेस रहेगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, फिर एक सवाल, क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए इतनी वैल्यू सर, लेकिन वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस के लिए एक बात रखो, ये 3 जो कॉम्बिनेशन, इस 3 कॉम्बिनेशन के लिए वैल्यू लेस क्यों। तो फिर मैं पहले सवाल पूछूं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो न्यूट्रलाइज होने के पहले वो आयोनाइज होता है, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो उनका आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, डेफिनेशन के अनुसार दे में ऑलमोस्ट आयोनाइज कंप्लीटली। और जब पूरे आयोनाइज हो गए ना, तो फिर आप बोलोगे सर न्यूट्रलाइजेशन तो कंप्लीट होगा,
लेकिन अगर वो कॉम्बिनेशन हमारे पास तीन है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड वीक बेस है, अगर हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन में एक स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा तो वीक है, एक का आयनाशन पूरा होगा लेकिन उसके साथ वाले दूसरे का आयनाशन पूरा नहीं होगा, तो फिर मैं पूछता हूँ क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा? नहीं। और जब पूरा न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट ऑब्टेन्ड दैट इज लार्ज लाइक 13.7 बट इज लेस देन दैट। फिर एक सवाल आपका होगा, अब क्या सवाल सर? तो सवाल ये है कि सर एनर्जी लिबरेटेड इज लेस फॉर द कॉम्बिनेशन बट दिस इज सेड टू बी द एनर्जी व्हाई द वैल्यू ऑफ एनर्जी इज लेस। लेस क्यों? पहला सवाल कि सर ये वैल्यू कम होती इतना ठीक है लेकिन कम क्यों होगी? व्हाई द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज लेस फॉर द कॉम्बिनेशन। तो मैं बोलता हूं कि डिफरेंस इज यूटिलाइज फॉर हीट ऑफ आयनाइजेशन, डिफरेंस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। एक एग्जांपल लिखता हूं, हमारे पास CH3COOH है और NH4OH है, ऐसे दो लोग हैं हमारे पास, क्या ये बराबर एसिड, क्या ये बेस है। कौन से मीडियम में लेंगे हम लोग? एक्वस मीडियम में, और क्या होगा इनका? न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन एक बार फिर सवाल पूछता हूँ, ये एसिड है लेकिन कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। ये बेस है लेकिन कौन सा बेस है? वीक बेस है। आपका फिर सवाल है सर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस कैसे पहचानना सर? अभी आप ही ने एग्जांपल बताया और आप ही इसको स्ट्रॉन्ग और वीक बोल रहे सर। मैं पूछता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कैसे पहचानना? तो एक कॉमन जनरल बात बताना चाहता हूँ कि ऑल मिनरल एसिड लाइक HCl, H2SO4, H3PO4, HNO3 they are said to be mineral acids which are obtained from mineral and are said to be a strong acid. All alkalis are strong bases, NaOH, KOH, first A group के hydroxy compound is strong bases. Rest of the compounds are there that is said to be the hydroxy compounds, they are said to be weak bases, and all organic acids are, or excluding mineral acids they are weak acid. पहले इनके एग्जाम्पल को कलेक्ट करें क्योंकि तकलीफ फिर होगी। अब ये कॉम्बिनेशन अगर आपने दिया है और फिर उसने पूछा व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप तुरंत बोलोगे सर माइनस लेस देन -13.7। अब उसने वैल्यू दी है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ दैट इज 5 किलो कैलोरी, ठीक है ना, लेस देन। लेकिन अब उसने बोला कि इन दोनों के प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन के वक्त एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन क्या था, एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन कितना यूज हुआ था? तो फिर आप बोलोगे सर 13.7 -5 करोगे तो आप बोलोगे सर व्हाट दैट इज से 8.7, बोलेंगे सर 8.7 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये जो एनर्जी थी, एक कंडीशन देखो, ये डिफरेंस 8.7 है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज। मुझे एनर्जी 5 कैलोरी मुझे एनर्जी मिली, तो बची एनर्जी कितनी थी? 8.7, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज फॉर आयनाइजेशन। मतलब दैट एनर्जी इज में हैविंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। वो प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन एंडोथर्मिक थी कि एक्सोथर्मिक थी? एंडोथर्मिक थी। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में मिलने वाला डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन एसिड बेस के साथ रिएक्ट होती है, एक्सो है कि एंडो है? एक्सो है। ये बहुत सारे टर्म्स को याद करना, साइन नेगेटिव रहेगी। एंथैल्पी चेंज ऑफ आयनाइजेशन निकालना हो तो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू उसमें से एनर्जी लिबरेटेड उसका डिफरेंस निकालो, ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये सभी टर्म्स को आप बिल्कुल क्लियर करें तो ध्यान में रखें आपको हीट ऑफ न्यूट्रल एक सेपरेट टर्म था, थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था इसमें बोल रहा हूँ। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इसमें हम लोग इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस यूज करेंगे। इसमें टोटल एनर्जी आपको 13.7 किलो कैलोरी मिलेगी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन के लिए। बाकी कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी की वैल्यू लेस आएगी कि मोर आएगी? लेस आएगी। बची एनर्जी कहाँ जाएगी? आयनाइजेशन के लिए जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड को याद करना है। अगर उसने जो कुछ पूछा ऑर्गेनिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज, देन व्हाट अबाउट द एनर्जी लिबरेटेड? ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड, एनर्जी लिबरेटेड इज लेस देन 13.7, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी सवाल आएगा, से वन एग्जांपल इज दिस, दैट इज से 3.67 किलो जूल्स, 3.65 ग्राम ऑफ HCl is neutralized, enthalpy change, enthalpy change, question mark। 3.65 ग्राम ऑफ HCl is neutralized and the enthalpy change is what? ऐसे सवाल मानो उसने पूछ लिया। अब जब उसने सवाल पूछा आप उसका जवाब क्या दोगे? ये बेसिक सवाल आपके सामने आता है कि सर मैंने आंसर क्या लिखना चाहिए।
ऐसे जब सवाल आपके सामने आता है तो उस वक्त आप बोलोगे सर 3.65 ग्राम ऑफ HCl इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड देन, तो आप सीधा सा बताओगे बोले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मुझे भी पता है सर। क्या होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? बोले देखो सर मैं बोलता हूँ एक कंडीशन देखो कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इज न्यूट्रलाइज्ड देन द एंथैल्पी चेंज इज -13.7 किलोकैलोरी। सर आपका कितना था 3.65 ग्राम के लिए कितना, दैट इज x। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl कितना 36.5 ग्राम के लिए -13.7 किलो कैलोरी। तो 3.65 ग्राम के लिए कितना, दैट इज x, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3.65 इंटू -13.7 डिवाइड बाय 36.5 एंड दैट इज इक्वल टू 1 -1.37 किलो कैलोरी। जैसे भी सवालों पूछेगा वैसे आपका आंसर निकालना है। इस प्रकार से बहुत सारे टर्म्स रहेंगे, प्रॉब्लम पढ़ने के बाद पता ही चलेगा। तो ये थोड़े से टर्म क्लियर करें तो बेहतर होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप भी कुछ करते रहोगे। तो ये है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के टर्म्स। उसी के साथ साथ कुछ और टर्म के बारे में बात करूँ, बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट टर्म व्हाट वी कैन से, बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप बोलोगे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? ऐसे टर्म अगर आप मुझे पूछोगे बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? तो बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। एक्चुअली बॉन्ड एंथैल्पी ना बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी जहाँ तक मैं बोलता हूँ बॉन्ड एंथैल्पी, अगर बॉन्ड एनर्जी है तो मैं आपको डिफाइन करने बोलता हूँ व्हाट इज द मीनिंग बॉन्ड एनर्जी। आप बोलोगे बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड। पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। जैसे H2 गेट्स कन्वर्टेड टू H प्लस H, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको डेल्टा H बॉन्ड बोलेंगे एंड दैट इज सेड टू बी x किलो जूल। क्या है एनर्जी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज पॉजिटिव। मीथेन के बारे में अगर बात करें तो मीथेन में 4 CH बॉन्ड है। मैंने अगर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड बोला तो ये बॉन्ड एंथैल्पी जहां तक मुझे बोला बताएगा CH3 मिलेगा प्लस व्हाट इज दैट इज H इज गेट सेपरेटेड। इसमें रेडिकल मिले। बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड टू फॉर्म एटम और रेडिकल। चलो तो आपको CH3 मिला और H मिला, एक पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ। लेकिन कोई मुझे फिर पूछे कि सर यहाँ पे जो डेल्टा H बॉन्ड है वो y किलो जूल है, लेकिन एक सवाल सर मीथेन में 4 CH बॉन्ड होते हैं, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना था, क्या मुझे जो एनर्जी मिली बॉन्ड एनर्जी वो इसी बॉन्ड की है? सही सवाल है, इस बॉन्ड की एनर्जी नहीं रहेगी। होगी S और no, that we can't say what is that, because in case of CH4 there are 4 CH bonds are there, 4 CH बॉन्ड है और यही बॉन्ड जो आप इंडिकेट करवा रहे हैं वही टूटेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में फिर आप क्या बोलोगे? वी जनरली कंसिडर द टर्म एवरेज बॉन्ड एनर्जी। वी हैव टू ब्रेक द होल कंपाउंड, पूरा कंपाउंड ब्रेक करके मुझे एटम को सेपरेट करना पड़ेगा और जब मैं उसको सेपरेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? C+4H मिलेगा। मेरे चारों के चारों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और जब चारों बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो एनर्जी मिलेगी इससे Z एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो एनर्जी मुझे मिलेगी उसको मैं बोलूँगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी। समझे? तो इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक सिस्टम व्हाट वी कैन से, we consider average bond energy, and in case of diatomic system what we can say, we consider bond energy। ठीक है, तो bond energy एंडो की एक्सो एंडोथर्मिक पाथ है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद एक सिंपल सा टर्म आता है कि एक्चुअली वी हाउ टू फाइंड आउट द हीट ऑफ रिएक्शन। मुझे हीट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। हीट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन का हीट अगर निकालना है दैट इज डेल्टा H, तो आगे क्या होगा? डेल्टा H निकालते समय कैसे निकालते रहे? समेशन ऑफ HP माइनस समेशन ऑफ HR, पता है ना? इसमें समेशन ऑफ HP में HP क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड्स एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कंपाउंड्स। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड है, इक्वल टू डेल्टा HF ऑफ कंपाउंड, डेल्टा HF ऑफ कंपाउंड। मतलब यहाँ पे हम लोग जब हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसमें HP माइनस HR जब कर रहे हैं, एक सिंपल सी बात है, तो उस वक्त एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कंपाउंड जब लिखते थे, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट कंपाउंड इक्वल टू द हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसका क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन। और हीट ऑफ फॉर्मेशन जनरल वैल्यू कैसे आएगी? निगेटिव आएगी, सिंपल। लेकिन अगर मुझे ऐसे बताना है कि वी हाउ टू फाइंड आउट हीट ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। क्या यूज करने वाले हैं? बॉन्ड एंथैल्पी।
एंथैल्पी लेके काम करवाएंगे तो फिर आप बोलोगे सर फॉर्मूला इज समेशन ऑफ H ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड। इतना फर्क ध्यान रखना कि जब अगर आपको यहाँ पे रिएक्टेंट बॉन्ड और प्रोडक्ट बॉन्ड अगर लेने हैं, बॉन्ड एंथा हीट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लेना। फर्क इतना है, यहाँ बॉन्ड एंथैल्पी जो निकाल रहे हो, बॉन्ड एंथैल्पी किसके फॉर्म में निकालेंगे हम लोग, दैट इज as we consider the bond enthalpy at the same time that bond enthalpy is positive value is endothermic pathway, और यहाँ पे वो रहता फॉर्मेशन के फॉर्म में कंपाउंड की एनर्जी, और यहाँ पे अगर बॉन्ड की एनर्जी ले रहे तो डिकम्पोजिशन फॉर्म में होगी, फॉर्मेशन फॉर्म में होगी। इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और जब आप कंपाउंड से ले रहे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इस तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन का एक पक्का टर्म था। बॉन्ड एंथैल्पी के टर्म्स तो आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने में मजा आएगी। जब आप सॉल्व करोगे तो पता चले कुछ प्रॉब्लम्स, उसको डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ लॉज है थर्मोकेमिस्ट्री में, वो लॉज क्या होगा नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे।